चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसके अंदर हमने सैंपल स्पेस बनाना सीख लिया था। आज हम सैंपल स्पेस से आगे बढ़ रहे हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसमें हमारे पास कुछ टाइप्स है, जिसमें से फर्स्ट टाइप है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये कंडीशनल का मतलब क्या है, कंडीशनल की वजह से हमारे पास क्या चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है ना, वो हम देखते हैं। बहुत सिंपल सा आपके साथ एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैंने यहां पर लिया एक एग्जांपल कि अगर मैंने यहां पर 3 कॉइन्स को टॉस किया है, 3 कॉइन को टॉस किया है, तो मेरे पास बताइए कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे, बताइए। 8 होंगे। आप सभी को 8 के 8 आउटकम्स बनाने आते हैं, पर मैंने कंडीशन लगा दी कि फर्स्ट वाला जो होना चाहिए वो टेल होना चाहिए। फर्स्ट जो आउटकम आए वो टेल आए। अब कितने आउटकम्स बनेंगे? अब 4 बनेंगे सर। अब मैंने टेल को फिक्स कर दिया, अगर तो आगे क्या बनेंगे? 4 बनेंगे। यानी अगर मैं कंडीशन लगा देता हूं तो हमारा सैंपल स्पेस चेंज हो जाता है, हमारी प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। यानी अगर कंडीशन लगाने पर कुछ सैंपल स्पेस चेंज होगा तो हमारी प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान तरीका सिखा रहा हूं, देखते हैं। अच्छा, जिस जिस मेथड से या जिस ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगा, प्लीज साथ के साथ वो ट्रिक्स लिखते जाना। अगर आप जेई और कॉम्पिटिशन्स के पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो ये ट्रिक्स आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पर बोलूंगा, अगर आपको वो याद रहेंगी तो आपको क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कौन सा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है सर बेस थ्योरम सबसे डिफिकल्ट होती है, क्योंकि स्कूल में बता दिया जाता है क्योंकि बेस थ्योरम आनी है वो बड़ी डिफिकल्ट है, तो बच्चा वही छोड़ देता है। वो सबसे इजी, पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे इजी वही है, मुझे सबसे इजी वही लगती है, तो मैं उसकी ट्रिक सिखाऊंगा। तो वो भी अगर आपने वो ट्रिक समझ ली तो फिर दुनिया में कोई भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन आ जाए आपसे सारे होंगे, ठीक है। चलो पहले लिखते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पेन डाउन कर दो और बस मुझे देखो अभी। कंडीशनल का मतलब तो आपको समझ। सर जतिन क्लास में इन करने के लिए बोल रहा है। ओके ओके, जस्ट समझ। ठीक है, कंडीशनल का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब ये कैसे सॉल्व होगी प्लीज ध्यान से देखना। हमारे पास होता है दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ, उसका होता है दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे पास इस पूरे का, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ अकर्ड, यानी एफ हो चुका है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड की जब पहले नंबर पे टेल आ चुका है। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड की जब पहले पे टेल आ चुका है, यानी मैंने पहले टेल को अक्कड़ करा दिया कि ये तो हो चुका है, यानी कंडीशन रख दी कि पहले पे तो हमेशा टेल ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको अभी कैसे बोलेंगे, अभी हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ अक्कर्ड, ठीक है। चलो आप पहले इतना लिखिए। ठीक है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, व्हेन एफ अकर्ड। इसका फॉर्मूला है दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखिए आप फटाफट। अब मैं आपके लिए छोटी सी एक बात बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। हमेशा जिसको फाइंड करना है उसको मानना है ई, ठीक है, जो फाइंड करना है वो है ई, और जो गिवन है वो है एफ, वो है एफ। यानी जो फाइंड करना है वो ई, यानी वो ऊपर रखा जाएगा, और जो गिवन है वो है एफ, यानी वो नीचे रखा जाएगा। इज दैट क्लियर? ये आपको बस ये छोटी सी बात याद रखनी है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। यानी आपको जो फाइंड करना है आपको उसको ई मानना है, जो गिवन दे रखा है उसको एफ मानना है, और आपको ई बाय एफ निकालना है आपको हमेशा। यानी आपको कोई और वेरिएबल मानना ही नहीं, आप ये मान के कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन होंगे। देखते हैं कैसे। ठीक है, पहले आप आराम से लिखिए। सेकंड, अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, इसको मुझे कौन प्रोनाउंस करके बताएगा कि इसका मतलब क्या है? The probability of A probability to of be B when A is given. That will be probability of A when B occurred, यानी जैसे हमने ये लिखा है तो इसको मैं लिख देता हूं probability of A when B occurred। ठीक है, यानी अगर मैं लिखना चाहता हूं तो A by B का फॉर्मूला ये भी लिख सकता हूं, तो दिस इज A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अच्छा जी, अब मुझे कौन बताएगा इसमें A गिवन था या B गिवन था, और निकालना क्या था बताइए। तो B गिवन था और ये निकालना था। यानी नीचे वाला हमेशा गिवन होगा, ऊपर वाला हमेशा निकालना होगा। यानी ऊपर गिवन जो होगा वो हमेशा नीचे आएगा, जो हमें फाइंड करना होगा वो हमेशा ऊपर आएगा। ठीक है ना? तो अब A बाय बी आ जाए, E बाय एफ आ जाए, तो कुछ भी हम लिख सकते हैं। मैं हमेशा आपको ऐसे बताऊंगा कि जो फाइंड करना है वो हमेशा ऊपर, और जो गिवन है वो हमेशा नीचे। ठीक है, चलो लिखिए इतना। लिख लिया सर। चलो डन सर। ठीक है, बोलिए मत, औरों को लिखने दीजिए। चलिए, एक पार्ट मैं करके दिखा रहा हूं, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, अब ये ई और एफ वाली तो हमें उसमें काम आती है जहां पर हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। सर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखते हैं कैसे करेंगे। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है हमें, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में जो नीचे होता है वही आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है ना? हमें ए बाय बी निकालना है, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब ये हमें वैल्यूज दी हुई है ऊपर, तो दिस इज 4/13 होल अपॉन में b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9/13। 13 से 13 कैंसिल, आंसर विल बी 4/9। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट आप खुद करके बताइए।
चलिए लगाए इसके लिए। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे आएगा। अब सभी को पता है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख लूं या बी इंटरसेक्शन ए लिख लूं, बात सेम है, ये हमने तो 11th में पढ़ रखा है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 4/13 होल अपॉन में ए की वैल्यू दे रखी है 7/13, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी 4/7। ठीक है, तो यहां से आपको एक बात तो पता चल गई नोट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाय a। यानी अगर हमें a बाय b निकालना है तो वो b बाय a के इक्वल नहीं होती। ठीक है ना, a बाय b अलग आ रही है और b बाय a अलग आ रही है, तो इन दोनों, ये दोनों चीजें अलग अलग होती। ठीक है, चलिए लिखिए सभी ने। यस सर। चलिए 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप मुझे करके बताइए फटाफट। चलिए थोड़ा सा सोचिए और कीजिए फटाफट। चलिए फटाफट दोनों ट्राई कीजिए।
हो गए सर। चलो सर डन। चलो ट्राई करके देखते हैं फटाफट जल्दी से। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे ए और बी दिया हुआ है और यहां पर मुझे यूनियन दे रखा है इस बार। तो यहां पर मुझे अगर ए इंटरसेक्ट यहां पर ए बाय बी निकालना है तो इंटरसेक्शन की यूज पड़ेगी हमें। तो इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे जो हमने 11th में पढ़ रखा है। तो फटाफट निकाल लेते हैं। दिस इज ए यूनियन बी, वो किसके इक्वल होता है? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी वैल्यूज दी हुई है। तो इधर देखते हैं यूनियन की वैल्यू, दिस इज 0.8 इज इक्वल टू में ए, दिस इज 0.5 और दिस इज 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इधर आ जाएगा, ये इधर, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज 0.5 प्लस 0.6 माइनस 0.8 व्हिच इज इक्वल टू में कितना आ रहा है? 0.3। ठीक है, 0.3 आ जाएगा। अब लगा देते हैं वैल्यूज फटाफट। तो हमें a by b और b by a निकालना है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b, दिस इज इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ b व्हिच इज इक्वल टू में a इंटरसेक्शन b 0.3 अपॉन में b दैट विल बी 0.6। तो आंसर कितना आ जाएगा? दिस इज 1/2। ठीक है जी, b वाला पार्ट निकालते हैं। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ b by a, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ a, तो दैट इज b by a। ठीक है, ये इंटरसेक्शन जो होगा वो दोनों सिमिलर ही होते हैं। तो यहाँ पर 0.3 अपॉन में a की वैल्यू 0.5, तो आंसर विल बी 3/5। आंसर सिंपल। चलो सेकंड देखते हैं। अब सेकंड में मुझे a b और a by b की वैल्यू दी है, b by a की वैल्यू दी है और वी हैव टू फाइंड a by b। तो देखते हैं क्या करेंगे। चलो अगर हम देखें ध्यान से तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ b by a दिया हुआ है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ b by a व्हिच इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ a। इसकी वैल्यू दी हुई है उसने 0.5। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a अपॉन में a की वैल्यू दी हुई है उसने 0.3। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a व्हिच इज 0.5 into में 0.3 which is equal to में 0.15। ये हो जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, 0.15। अच्छा, कईयों ने लिख भी दिया होगा 1.5 लिख दिया होगा। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ऊपर नहीं हो सकती, तो गलतियां मत करना। तो दैट इज 0.15। तो निकाल लेते हैं, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ b which is a by b की वैल्यू 0.15 अपॉन में b की वैल्यू दैट विल बी 0.6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? दैट इज 50 अपॉन में 60 कैंसिल होने के बाद 1/4, तो आंसर विल बी 2। ठीक है, 1/4 इज आल्सो करेक्ट और 2/5 लिखना है वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो इजी है। जो हमने सेट वाले जो टॉपिक पढ़ रखे थे वही है यहाँ पर, बिल्कुल सिमिलर वही यूज हो गया। ठीक है ना, चलो उतारो फटाफट जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। रुक जाओ सर। ओके 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 ओके।
चलिए रब कर रहा हूं मैं। चलिए सर ये बार का क्या मतलब है जो इसके ऊपर लगाई आपने? बार का मतलब नॉट होता है बेटा, 11th में पढ़ा था हमने। इस बार का मतलब नॉट होता है, ए नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट निकालना है आपको। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। चलिए ट्राई कीजिए एक बार जल्दी से।
सर कर लिया ट्राई। चल करके देखते हैं सर फिर एक से रुक जाओ सर, लास्ट क्वेश्चन रहता है सर। ओके ओके कर लो कर लो। चलो ट्राई करके देखते हैं। चलो इधर देखो ऑप्शन सर, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट देखें, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी सारा दिया हुआ है, मुझे ए इंटरसेक्शन सी भी दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी भी दिया हुआ है, मुझे फाइंड करना है सी बाय बी। तो बहुत इजी पार्ट है ए पार्ट। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय बी निकालना है, व्हिच इज इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लग जाएगा। सी और बी हमें दिया ही हुआ है सीधा सीधा 1/4, 1/4 और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है 1/3। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 3/4। ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो आंसर विल बी 3/4। तो फिर इसमें मुश्किल क्या था, कुछ भी नहीं। आप ध्यान से देखना, अगर मैं बी पार्ट देखूं तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज ए इंटरसेक्शन सी की। ठीक है, ए नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट। तो अगर आपको याद होगा, हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता था कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी ऐसे पूरा का पूरा नॉट लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली ब्रेक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, यानी यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ है, जिनको नहीं पता वो साइड में नोट बना के लिख सकते हैं, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। और अगर हमारे पास इंटरसेक्शन का दे रखा हो होल नॉट, तो ए नॉट यूनियन बी नॉट हो जाएगा, यानी बीच वाले जो साइन है वो रिवर्स हो जाते हैं और इंडिविजुअल दोनों के ऊपर नोट आ जाता है। अब मेरे पास इंडिविजुअली नोट लिखा हुआ है, बीच में इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, तो अगर इंटरसेक्शन से मैं यूनियन में आना चाहता हूं तो मैं होल नोट लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल नोट, लिख सकते हैं। अच्छा जी, अगर मुझे ए नॉट निकालना है तो हम यहां पर लिखते थे यूनिवर्सल माइनस दैट विल बी ए। याद आ गया होगा, यूनिवर्सल माइनस ए, पर यहां पे तो प्रोबेबिलिटी है,
तो यानी अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट निकालना है तो वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी अगर मुझे नॉट निकालना है तो यूनिवर्सल का काम यहाँ पे कौन करता है, 1 करता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर मुझे होल नोट दे रखा है तो मैं 1 में से इसको माइनस कर सकता हूं, यानी ए नॉट लिखा हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। इसका मतलब ये होगा दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, नोट चला जाएगा, होल नोट 1 माइनस वही आ जाएगा, यानी हम पूरे को ए मान के चलते हैं। तो यानी मुझे ए यूनियन बी पहले निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी। तो निकालते हैं, रब कर रहा हूं इसको मैं, ठीक है, ये जिसको लिखना है वो लिख ले साइड में। ठीक है, यहां कर देता हूं मैं इसके लिए। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2/5 प्लस बी की वैल्यू है 1/3 माइनस, अच्छा सी की देख लेना, मैं सी देख रहा है, सॉरी सी, तो सी लगेगा यहां पे, ठीक है। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, वो दिया हुआ मुझे 1/5। एलसीएम ले लेते हैं फटाफट इसका, तो 5 2 5 का एलसीएम आ जाएगा 10, ठीक है, दैट विल बी 4 माइनस प्लस 5 माइनस 2, तो विच इज इक्वल टू में 9 7/10। ये तो 7/10 आ रहा है, अब इसकी वैल्यू हम वहां पे पुट कर देते हैं, सिंपल। तो ये यहां पर आ जाएगा, तो दिस इज 1 माइनस 7/10, तो आंसर आ रहा है 3/10, सिंपल। तो आपको ऐसे सॉल्व करना होता है, इंडिविजुअली नोट होगा तो हम क्या करेंगे, पूरे पे नोट डाल देंगे, फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन करने के लिए अब, यानी सेकंड वाले करने के लिए आपको ये आना जरूरी है। अब देखते हैं सेकंड क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। चलिए आप पहले आराम से वो उतार लीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा रब करना पड़ेगा, आप उतार लीजिए पहले। सर सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट निकालने के लिए उसको 1 से माइनस करेंगे ना? चेक करते हैं, चेक करते हैं, नहीं दिस इज ए नॉट बी नॉट, इसको 1 से नहीं माइनस करेंगे। नहीं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट निकालने के लिए। हाँ, ए नॉट निकालने के लिए 1 से माइनस करेंगे, यस। चलिए मैं रब कर रहा हूं ऊपर से सारा, ठीक है। चलो इधर देख लो पहले, तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट, तो यहां पर हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बाय बी नॉट, तो क्या बनेगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, यही बनेगा हमारे पास। यानी अब मुझे ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं वो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला ही कंसेप्ट लगाएंगे, देखते हैं कैसे। चलो तो अब यहां पर देखते हैं ए नॉट बी नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो हमें निकालनी है वैल्यू पहले, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो उसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट, ठीक है ना। अगर होल बनाना होता है तो उसका साइन वो चेंज हो जाता है। अब इसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर से, जैसे हमने पहले किया था। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू दी हुई है उसने हमें 3/8 प्लस बी की वैल्यू है 1/2 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू है 1/4। सॉल्व करते हैं, दिस इज 8 एलसीएम 3
प्लस 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू में 5/8। ठीक है, 5/8 यहां पर रख रहा हूं, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट, वो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, which is 1 minus 5/8, which is equal to में 3/8। ये आ गया। ठीक है, अच्छा मुझे B नॉट की भी वैल्यू निकालनी है, तो हम साइड में रख लेते हैं फटाफट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट कितना होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, which is equal to में 1 माइनस, ठीक है, 3/8, which is equal to में 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट भी चाहिए हमें, तो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, 1 माइनस B की वैल्यू है 1/2, तो दिस इज 1/2। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट निकाल लिया, which is 5/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट निकाल लिया, दिस इज 1/2। अब जहां जहां पर जो जो वैल्यू लगती जाएगी हम निकालते जाते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट B नॉट ये हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं। कितना निकाल के आए हम यहां से 5/8, ठीक है, नहीं सॉरी 3/8। ठीक है, इस पूरे को हमने पूरा सॉल्व कर लिया, दैट इज 3/8। तो यहां देगा 3/8 होल अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट, दिस इज 1/2। ठीक है, तो ये 2 पर जाएगा, तो दैट इज 3/8 इनटू में 2, ये कटेगा वैल्यू 4 पर, तो आंसर आएगा 3/2। सर 3/16 आएगा। अरे 2 पर जाएगा ना बेटा। यस सर, यस सर, यस। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट करके देखते हैं इसका जल्दी से। बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A नॉट निकालना है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज B नॉट इंटरसेक्शन A नॉट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट। तो ये तो हमने निकाल ही रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट इंटरसेक्शन A नॉट, वही तो होता है, यही तो होता है, तो दैट इज 3/8 होल अपॉन में, दैट विल बी सॉरी 3, इसका भी वैल्यू 3/8 है। अच्छा सॉरी 5/8 5/8 है सर। तो ये कट जाएगा, तो सही आंसर सॉरी है। 3/8। सिंपल, यानी जो हमने 11th में सेट सीखा था ना, तो सेट से रिलेटेड क्वेश्चन से अभी अब आ रहे हैं स्टेटमेंट वाले। ठीक है, चलो उतारो। फास्ट लिखिए। हो गया सर। चलो सर अभी नहीं हुआ सर, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
रब कर दूं अब? सर 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट, लास्ट वाला पार्ट रहता है ये। कोई बात नहीं, कर लो कर। सर हो गया। चलो क्वेश्चन लिखिए। या एक काम कीजिए, मैं कुछ, चलो क्वेश्चन लिखिए पहले। आप बस क्वेश्चन लिखिए, इसको मैं करवा रहा हूं, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है? उतारिए पहले क्वेश्चन। लिख लिया सर। चलो अब इधर देखो, पेन डाउन करो। जब भी तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चंस आए, सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? सैंपल स्पेस। कह रहा है फैमिली हैज 2 चिल्ड्रंस, 2 चिल्ड्रंस है हमारे पास, या वो बॉय होगा या गर्ल होगी, तो हम पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे, ठीक है? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस हमारे पास बन सकता है, दैट इज बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल। ये बन सकता है, और तो नहीं बन सकते। अब हमें यहां से 2 इवेंट बनाने हैं, ई और एफ, यानी हमें पहले पूरा सैंपल स्पेस लिखना है, कोई कंडीशन नहीं, सीधा सैंपल स्पेस, ठीक है? अब हमें 2 इवेंट बनाने, ई और एफ। ई कौन सा इवेंट था जो हमें फाइंड करना था, एफ कौन सा था जो हमारे पास गिवन था। तो अब देखते हैं कौन सा। तो मुझे ई फाइंड करना है, तो मैं साइड में लिख लूंगा इसके लिए कि हमें फाइंड करने वाला है, ठीक है ना? ई। चलिए, तो मुझे क्या देखो दिया हुआ है, 2 चिल्ड्रंस है, उसके हिसाब से हमने सैंपल स्पेस बना लिया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, यानी ऐसे कितने हैं जिनमें 2 बॉयज हैं? सिर्फ यही है, तो ई तो मेरा ये बन गया।
ठीक है, इवेंट ई क्या हो गया, सिर्फ बीबी हो गया, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। एफ वाला था वो था गिवन, मुझे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, यानी कम से कम एक तो हो जो लड़का हो। तो क्या बनेगा यहां पर देखते हैं, दैट विल बी बॉय बॉय आ सकता है, बॉय गर्ल आ सकता है, या फिर गर्ल बॉय आ सकता है। यानी ई और एफ आपको इनमें से चुन के बनाने हैं, इनमें से चुनने हैं। तो मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय बॉय, तो मैंने यहां से देखा कितने हैं, एक ही है, तो मैंने एक उतार दिया। गिवन मुझे दिया हुआ है एटलीस्ट कम से कम एक तो लड़का हो, बॉय हो, तो मैंने इनमें से देखा कितनों में लड़के हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, वो उतार दिया। ठीक है, हमने ये उतार लिया। अब ई और हो गया, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, तो वो क्या बनेगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो निकालते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है वो उसके कंपैरिजन में निकालनी है, तो देखिए इधर, तो अगर मैं यहां पर इंप्लाइज करके लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी को छोड़ते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, तो बताइए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, बताइए कॉमन क्या है, सर बॉय बॉय। BB दैट इज बॉय बॉय, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो दैट इज बीबी आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने ई और एफ बनाया, फिर उसका इंटरसेक्शन लिया, क्योंकि फॉर्मूले में इंटरसेक्शन लगता है, तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन एफ कितना है यहाँ पे 1, कितनों के रिस्पेक्ट में, वही प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं बीबी की, तो कितनी आएगी 1/4। अच्छा, नीचे लगा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है, एफ में कितने हैं 1 2 3, कितने के रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में, तो दैट विल बी, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो हमने गिवन सैंपल स्पेस बनाया उसके रिस्पेक्ट में। तो इसमें 3 है, तो 3/4 आ गया, इंटरसेक्शन में कितना है 1, तो इसमें कितने थे 4, तो 1/4, यानी टोटल यही रहेगा। ठीक है, तो अब मैं निकालता हूं, तो ई बाय एफ, ई बाय एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 1/4, यहां पर कितनी है 3/4, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी 1/4, सॉरी 1/3, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस आए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको पहले कुछ ना कुछ बताएगा, तो आपने सैंपल स्पेस बना लेना है। अब हमारे पास दो इवेंट होंगे, एक फाइंड करने वाला, एक गिवन वाला। जब भी आपको फाइंड करना है, यानी वो ई में रखना है आपको फाइंड वाला, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ द बॉयज, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, यानी दोनों के दोनों लड़के हो, तो इनमें से आपको चुनकर ई वाला इवेंट बनाना है, तो अकेला ही है वो हमने लिख दिया। मुझे सेकंड दिया हुआ है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, जो गिवन दे रखा है, तो कम से कम एक तो लड़का हो, तो मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का कॉमन निकालना है, कॉमन क्या है, दैट विल बी बॉय बॉय, वो निकाल दिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, क्योंकि इसमें एक है, टोटल सैंपल स्पेस है 4, तो फेवरेबल अपॉन में टोटल लगता है, तो 1/4 आ गई। ऐसे हमने एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, 3/4 हो गई। ठीक है, अच्छा अपने आंसर को चेक करने के लिए, अच्छा ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज अकर्ड, तो आप ई की प्रोबेबिलिटी एफ के रिस्पेक्ट में बताइए कितनी होगी, ई की प्रोबेबिलिटी एफ के रिस्पेक्ट में, सर 1/3। 1/3 1/3, वही है आंसर। तो शॉर्टकट, अगर आपको डायरेक्टली अपना आंसर चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी इसके रिस्पेक्ट में वो 1/3 आएगी, पर निकालने का ये तरीका है, करना आपको ऐसे है, पर अगर आपको अपना आंसर वेरिफिकेशन करना हो तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ देख सकते हो, दैट इज 1/3। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही चेक करना है अपने आंसर को, और परफॉर्म आपको ऐसे करना है। ठीक है, चलो करो, थोड़ा समझ के करो, मैं आपको अभी और क्वेश्चन करा रहा हूं, कोई लीव मत करना।
चलिए मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए। क्वेश्चन लिखिए। चलिए सैंपल स्पेस बनाइए, गिवन देखिए क्या है, फाइंड क्या करना है देखिए एक बार, और 2 इवेंट बनाइए जल्दी से। सर 4/7 है। करेक्ट आंसर है। चलिए ट्राई करके देखते हैं फटाफट। चलिए तो पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस में तो मुझे सीधा सीधा दिया हुआ कि 10 कार्ड्स है, बना देते हैं। तो एस हो गया हमारे पास 1 2 3 अप टू 10 नंबर हो गए। अब हमें ई और एफ पर देखते हैं आगे। मिक्स अप थोरोली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम इफ, देखो क्या कह रहा है, इफ इट इज नोन दैट द नंबर इज मोर देन 3। तो मैंने ई बना लिया, मोर देन 3 को काउंट करूं या ना करूं इसमें? नो सर। तो दैट विल बी 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। अब मुझे एफ निकालना है, जो मुझे दैट विल बी
सॉरी, मेरे पास ई कौन सा इवेंट था बताइए? ई था हमारे पास फाइंड करने वाला। या सर event 2 भी था- तो ऐड होगा सर नहीं 4 6 सर 8 10 2 4 6 8 10 होगा। मैं वही कह रहा हूँ, ई इवेंट था हमारे पास फाइंड करने वाला। तो फाइंड करने वाला कौन सा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन नंबर? इवन नंबर। तो यहाँ आएगा 2 4 6 8 10। सर 2 नहीं आएगा ना, वो मोर देन 3 नहीं है। सर आएगा क्योंकि सर गिवन थोड़ी है, मतलब गिवन तो बाद में लिखते हैं ना, ये तो इवन तो है ही 2। हाँ, अरे वही तो लिख रहे हैं हम। ठीक है, एफ में क्या आएगा? 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमें गिवन है, ये फाइंड करना है। ठीक है, ऊपर वाला गिवन है और ऊपर वाला फाइंड है, नीचे वाला हमें गिवन है। ई बाय एफ निकालते हैं ना हम। ठीक है, सर ये 3 clear क्यों है? आएगा सर? क्योंकि इवन सर मोर देन 3 बोल तो 3 थोड़ा ना आएगा। ठीक है, सॉरी 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। ये क्लियर है? पहले बोलो ध्रुव। सर मेरे को तो क्लियर है, मैंने तो ऐसे ही किया है, 4/7 आ रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? दैट इज पहले हमें ई बाय एफ निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो वो देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है, दैट विल बी 4 6 8 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये निकाल देते हैं, ई बाय एफ व्हिच इज इक्वल टू में 4/10, 4 इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, ओके जी। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये कितना है? 4/10 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? 7/10। तो कितना आएगा? दैट विल बी 7/10, कैंसिल होने पर 4/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ वो कितना होगा? 4/7। ठीक है, और अगर आपने आंसर चेक करना तो कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, 1 2 3 4 5। सर इसमें तो 5 आ रहे हैं, इसमें तो हमारे पास वो देखना है। तो इसलिए ट्रिक है कि आपको कॉमन वैल्यूज देखनी होती है। तो कॉमन कितनी है भाई इसमें? 1 2 3 4, 4 अपॉन में 7। अब बच्चा वहां पे ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहा था, देखो सर 5 आ रही है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 अपॉन में 7 आना चाहिए। अब आपको ये याद रखना है कि हम जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं उसमें कॉमन देखते हैं, तो कॉमन ये, इसलिए ये परफेक्ट है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है इसके। अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि गिवन क्या था और मेरे पास फाइंड क्या करना था, जो फाइंड करने वाला है उसको ई रखो हमेशा, और जो आपको गिवन दे रखा हो उसको हमेशा एफ रखो। जब आप ई और एफ बना लोगे उसको जस्ट डिवाइड ही तो करना उसके बाद। ठीक है, तो आप दैट विल बी 13.1 विद एग्जांपल्स ट्राई करके बैठेंगे। इसके बाद हम इसी को कंटिन्यू भी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो जो क्वेश्चंस नहीं होंगे आप वो मुझे बताना, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, पर आप ट्राई करके जरूर बैठना इसको। ठीक कहाँ है, तक करना है सर? 13.1 ओनली, 13.1 ओके सर। पर विद एग्जांपल्स के साथ। सर एग्जांपल 7 भी अभी होगा, नहीं हो रहा तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना, चलो ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, गुड बाय। सर मैं आपसे डाउट्स लेने कब आऊं सर? डाउट्स कल लेने बता दो। कल नहीं, फिर आप संडे को आ जाओ बेटा, संडे को या फिर मंडे को। सर क्या टाइमिंग? टाइमिंग एक बार मुझे फोन कर लेना, 9 सवा 9 बजे के आसपास एक बार। ठीक है, ओके सर। ओके, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बाबू।